गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। उसका फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया था। इसमें फर्स्ट पार्ट था अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड पार्ट रहेगा इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या आवर्ती गुणधर्म। आवर्ती गुणधर्म में हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि जो आवर्ती गुणधर्म किनको बोलेंगे ये पढ़ा था। उसके बाद था अपना आवर्ती गुणधर्म है वो 4 प्रकार के बताए थे आपको। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। थर्ड रहता आपका इसके अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयरन ऊर्जा। और फोर्थ रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, इसके अंदर हमने जो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियस इसके अंदर क्या रहेगी। तो एटॉमिक रेडियस की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर हमने क्या लिखा था, किसी परमाणु में या किसी एटम में नाभिक और ये इसका रहेगा बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या के नाम से कह देंगे। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये रहेगी आपके एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन। किसी परमाणु के नाभिक और उसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों या बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या रहेगी, परमाणु त्रिज्या रहेगी। अब परमाणु त्रिज्या के लिए हमने बोला था कि कोई भी जो तत्व है उसका सिंगल परमाणु, अकेला परमाणु प्रकृति में उपलब्ध नहीं हो पाता है अपने को, तब हम परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे इस एटम ए की हमें परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए परमाणु का एटम लेंगे, ए परमाणु का क्या लेंगे, मॉलिक्यूल लेंगे। अब मॉलिक्यूल के अंदर इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनने वाली स्पीशीज को हम मॉलिक्यूल या अणु बोल देंगे। तो ए की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम ए का मॉलिक्यूल लेंगे। ए के मॉलिक्यूल A2 का मतलब कि इसमें ए के 2 परमाणु हैं, ये भी ए का परमाणु रहेगा और ये भी ए का परमाणु रहेगा। ये इस ए का नाभिक है और ये इस ए का नाभिक है। अब दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, अंतर नाभिकीय दूरी कहलाएगी या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ये कहलाएगी। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम कैसे लिख रहे हैं, डी से लिख रहे हैं। तो इसकी त्रिज्या जो कि RA है, इस त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए है हम इस मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। इस मॉलिक्यूल में ये जो अंतर नाभिकीय दूरी है जो कि अणु के 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है, इस दूरी का जो आधा मान होता है वो एक परमाणु की त्रिज्या रहेगी। वही RA इसकी त्रिज्या है, वही RA इसकी त्रिज्या है। टोटल डी था ना, ये पूरा डी है, तो डी किससे मिलके बना होगा, RA प्लस RA से, दोनों सेम है तो इसको लिख देंगे हम 2RA। तो इसमें RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2। यहाँ से ये 2 इस साइड आएगा, इसके भाग में लिखा जाएगा। तो किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम उस परमाणु का जो अणु होगा उस अणु की अंतर्नाभिकीय दूरी ज्ञात करेंगे। अंतर्नाभिकीय दूरी ज्ञात करके उसका आधा कर देंगे और अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा मान ही परमाणु त्रिज्या कहलाती है। यहाँ तक का हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा कि परमाणु त्रिज्या है उसको ज्ञात करने के लिए कुछ विधियां हैं। तो परमाणु त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम किसकी सहायता ले रहे हैं, अंतर्नाभिकीय दूरी या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस की हेल्प ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या को निर्धारित करने की विधियां है कि परमाणु त्रिज्या का निर्धारण है वो किस प्रकार से किया जाएगा। इसमें 3 मेथड आते हैं, यानी कि परमाणु त्रिज्या का निर्धारण करने के लिए 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 मेथड्स। परमाणु त्रिज्या तीनों के अंदर ही परमाणु त्रिज्या है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या अंतर्नाभिकीय दूरी के द्वारा ज्ञात की जाएगी। तो परमाणु त्रिज्या को निर्धारित करने के लिए 3 मेथड दिए गए हैं। फर्स्ट मेथड रहेगा इसमें एक्स रे डिफ्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे
हिंदी में बोलेंगे हम इसको अक्सरे विवर्तन। डिफ्रेक्शन क्या होता है? विवर्तन होता है। डिफ्रेक्शन रहेगा विवर्तन, ठीक है। सेकंड रहेगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन। थर्ड रहेगा इसके अंदर न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन, थर्ड रहेगा न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। तो परमाणु त्रिज्या को निर्धारित करने के लिए 3 विधियां वो मुख्य रूप से काम में ली जाती हैं। उसमें रहेगा आपके एक्स-रे डिफ्रेक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन और न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन। तीनों के अंदर ही सेम रिजल्ट प्राप्त होंगे। तो तीनों के अपने अलग अलग से तो वो है नहीं, सिर्फ इतना लिखना है अपने को कि परमाणु त्रिज्या निर्धारित करने के लिए निम्न 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट रहेगा एक्स-रे डिफ्रेक्शन, सेकंड रहेगा इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन या इलेक्ट्रॉन विवर्तन, थर्ड रहेगा इसमें न्यूट्रॉन विवर्तन। उसके बाद देखिए तीनों के अंदर ही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो ज्ञात की जाएगी। तीनों के अंदर ही ज्ञात की, नीचे इसमें लिखना है कि इन तीनों विधियों की सहायता से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या अंतरनाभिकीय दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें अंतरनाभिकीय दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कोई भी ऐसा परमाणु जिसके हमें परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस परमाणु का कोई क्या हम लेंगे, क्रिस्टल लेंगे। तो उस परमाणु के क्रिस्टल में उस परमाणु के बहुत सारे क्या होंगे, अणु होंगे। एटम होते ना परमाणु, बहुत सारे एटम आपस में मिल जाएं तो उससे बनेगा मॉलिक्यूल, और कई सारे मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएं तो उससे क्या बनेगा, क्रिस्टल बनता है। तो जिस परमाणु की हमें परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है, उस परमाणु का हम क्या लेंगे, क्रिस्टल लेते हैं। फिर उस परमाणु के क्रिस्टल का हमें क्या करना है, उस परमाणु का जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल के ऊपर इन तीनों मेथड में हम एक्स-रे डिफ्रेक्शन मेथड के अंदर तो हम एक्स-रेज यानी अक्स किरणें होती है ना, अक्स किरणें एक्स-रेज, उनको इस क्रिस्टल के ऊपर डालेंगे। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं और न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन में हम न्यूट्रॉन डालते हैं। मेथड तीनों का सेम रहेगा कि जिस परमाणु की परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी होती है उस परमाणु के क्रिस्टल पर, क्रिस्टल में क्या होंगे, उस परमाणु के विभिन्न अणु होंगे असंख्य संख्या में। तो उस क्रिस्टल पर इस मेथड में अक्स किरणें या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन डालने पर ये किरणें इस क्रिस्टल में जो इस परमाणु के अणु होंगे उनके द्वारा ये किरणें जो हम बाहर से डाल रहे हैं एक्स-रे, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, वो डिफ्रेक्ट हो जाती हैं या वो क्या हो जाती हैं, वो किरणें विवर्तित हो जाती हैं। विवर्तित हो जाएंगी तो जिस एंगल पे ये विवर्तित होती है उस एंगल की सहायता से उस क्रिस्टल में जो अणु उपस्थित है मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में अंतरनाभिकीय दूरी है वो ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर लिखेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसमें आएगा कि इन तीनों ही विधियों में जिस परमाणु की हमें परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी है उस परमाणु के क्रिस्टल पर एक्स-रे किरणें, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन डालने पर ये किरणें इस क्रिस्टल में उपस्थित अणुओं के द्वारा विवर्तित हो जाती हैं और विवर्तित होने के बाद में जो विवर्तित किरणों उसकी सहायता से हम अणु में 2 परमाणुओं के बीच की दूरी या जिसे हम अंतरनाभिकीय दूरी बोलते हैं उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतरनाभिकीय दूरी इस क्रिस्टल के ऊपर इन तीनों को डालने से विवर्तित जो किरणें हैं उनकी सहायता से अंतरनाभिकीय दूरी आ गई। ये प्रैक्टिकल है आपका, प्रैक्टिकल में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अंतरनाभिकीय दूरी आ गई जो कि किसके बराबर है, जैसे ए परमाणु था ना, उसी का क्रिस्टल लिया है, उसके अंदर ए के ही मॉलिक्यूल A2 अणु प्रेजेंट होंगे। तो A2 अणु के अंदर ये रहेगा, ये भी ए का है, ये भी ए का है। दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी d थी, ये इसकी त्रिज्या है RA और ये इसकी त्रिज्या है। तो ये अंतरनाभिक की दूरी किसके बराबर होगी, RA प्लस RA। तो वही आएगा RA प्लस RA क्या हो जाएगा, 2RA। ठीक है, RA प्लस RA क्या हो जाएगा यहाँ पे 2RA। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, 2RA
तो आर ए हमें तो क्या ज्ञात करनी है, परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो 2 है वो मल्टीप्लाई से इस साइड आएगा तो ये डी के भाग में लिखा जाएगा। तो इन तीनों ही मेथड से क्या आएगा, लास्ट में रिजल्ट सेम प्राप्त होगा, जो कि क्या रहेगा कि किसी परमाणु की त्रिज्या उस परमाणु के अणु की अंतरनाभिकीय दूरी के आधे के बराबर होती है। तो तीनों ही मेथड का लास्ट में रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, इन तीनों विधियों के द्वारा परमाणु त्रिज्या का निर्धारण करने पर यह ज्ञात होता है कि किसी परमाणु की त्रिज्या उस परमाणु के अणु की अंतरनाभिकीय दूरी के आधे के बराबर होती है। ये रहेगा आपके डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या का निर्धारण। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इसके अंदर 3 मेथड लिखने हैं। फिर नीचे लिखेंगे कि जिस परमाणु की हमें परमाणु त्रिज्या ज्ञात करनी होती है उस परमाणु का क्रिस्टल लेकर के उस क्रिस्टल पर अक्सरे, इस विधि में ये विधि काम में लेंगे तो हम तीनों एक साथ में लिख रहे हैं। तो उस परमाणु के क्रिस्टल पर अक्सरे या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन डालने पर वे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अक्सरे हैं वो उस क्रिस्टल में उपस्थित अणुओं के द्वारा विवर्तित हो जाते हैं। जो विवर्तित किरणें बनेंगी उन विवर्तित किरणों की सहायता से हम उस क्रिस्टल में उस अणु के क्रिस्टल में जो अणु होते हैं उन अणुओं में नाभिकों के बीच की दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी ज्ञात कर लेते हैं। और अंतर नाभिकीय दूरी इसके नीचे लिखेंगे, अंतर नाभिकीय दूरी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर ए, जो कि हमें ये जो डायग्राम बनाया था ना इससे वाला, इससे पता चल रही है कि ये अंतर नाभिकीय दूरी डी आर ए प्लस में आर ए के बराबर होगी। आर ए प्लस आर ए 2 आर ए बन गया, सेम है दोनों, और 2 इस साइड आ जाएगा, डी के नीचे भाग में लिखा जाएगा। तो आर ए यहाँ पे परमाणु ए की त्रिज्या आ गई। तो इन तीनों ही विधियों से ये ज्ञात होता है कि किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या उस परमाणु के अणु की अंतरनाभिकीय दूरी डी के आधे के बराबर होती है। ये था इसमें इन तीनों विधियों के द्वारा परमाणु त्रिज्या का निर्धारण। उसके बाद देखिए इसके अंदर इतना समझ में आ गया। ये रहेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, ये परमाणु त्रिज्या के निर्धारण की विधि। उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या टॉपिक है अपना, उसी के अंदर अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में जो परमाणु त्रिज्या होती है उसकी आवर्ती है वो किस प्रकार से रहेगी। यानी परमाणु त्रिज्या है वो आवर्त सारणी में बढ़ती है या घटती है। तो आवर्त सारणी में अपने क्या होते हैं, आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। ठीक है, आवर्त सारणी के अंदर जो पीरियड होते हैं अपने आवर्त, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको हम पीरियड्स बोलते हैं, उनकी संख्या रहेगी 7। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ऊर्ध्वाधर लाइंस, उनको हम ग्रुप बोलते हैं, जिनकी संख्या रहेगी 18। तो आवर्त सारणी में जो ये आवर्त हैं और ये वर्ग हैं उनमें परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होती है वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम, आवर्त सारणी में परिवर्ती। ठीक है, देखें आप इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवर्त में, क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्त भी होते हैं तो वर्ग भी होते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या की परिवर्ती निम्न प्रकार से होती है। क्या लिखा जाएगा इसमें कि आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्या की परिवर्ती इस प्रकार से होती है। उसमें फर्स्ट हेडिंग लिखे आप इन पीरियड यानी आवर्त में। ठीक है, इन पीरियड्स का मतलब होता है कि आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार से परिवर्तित होगी, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो देखें आप आवर्त में किस प्रकार से चेंज रहेगी। आवर्त क्या होते हैं, आवर्त सारणी में जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, क्षैतिज रेखाएं होती हैं, उनको हम आवर्त बोलते हैं। और इनकी संख्या आवर्त सारणी में क्या रहेगी, 7 रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर पीरियड्स में देखेंगे कि आवर्त में किस प्रकार से परमाणु त्रिज्या चेंज होती है वो पढ़ेंगे। तो आवर्त में
आवर्त सारणी में जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइंस होती हैं उनको हम आवर्त बोलते हैं और उनकी संख्या रहेगी 7। और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसमें हम कहाँ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट की ओर, बाएं से दाएं की ओर चलने पर। तो इसमें ये लिखा जाए कि जब आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो मुख्य कोष तो वही रहता है, लेकिन परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, यानी आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पर मुख्य कोष तो वही रहता है, लेकिन बाएं से दाएं चलेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक के बढ़ने से बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे ही एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन नाभिक में बढ़ता है। तो नेक्स्ट एक एटॉमिक नंबर और बढ़ गया तो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और नाभिक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ेगा। तो जैसे हम चल रहे हैं फर्स्ट आवर्त के अंदर लिथियम है, या फिर हम चल रहे हैं यहाँ से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आवर्त सारणी में जो पी ब्लॉक है उसके अंदर ये तत्व रहेंगे आपके, ठीक है, सेकंड आवर्त के अंदर। इसमें बोरोन के बाद जब कार्बन की तरफ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और नाभिक में एक प्रोटॉन है वो बढ़ जाता है। फिर कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और बढ़ेगा। ऐसे ही नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बढ़ेगा। यही प्रोसेस इसके अंदर आगे है वो चलती रहेगी, ठीक है। तो इसमें आता है कि लेकिन मुख्य कोष सभी का सेम रहेगा। जैसे कि इसमें क्या है 1s2, 2s2, 2p1 है, तो आगे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना एक आवर्त के तत्वों में सारे इलेक्ट्रॉन 2p2, इसमें रहेगा 2p3, ऑक्सीजन में आएगा 2p4, 2p5, 2p6। यानी तो मुख्य कोष तो 2p वाला ही रहेगा, उसके बाद में 3 वाला नहीं आता। एक आवर्त के अंदर मुख्य कोष सभी तत्वों में समान रहता है, लेकिन आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन और नाभिक में एक प्रोटॉन है वो बढ़ते जाएंगे। ऐसा होने से क्या होगा कि नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की तरफ चलने पे बढ़ती जा रही है तो क्या होगा कि प्रोटॉन्स हैं वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगाएंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्योंकि प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या रहेगा आपका, नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। इससे नहीं, एक और मेथड है उससे समझो पहले आप। इसमें आता है कि परमाणु त्रिज्या है वो किसके द्वारा प्रभावित होती है। तो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 2 ही रहते हैं। फर्स्ट कारक रहेगा इसमें जड़ इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। सेकंड रहता है इसके अंदर परिरक्षण प्रभाव, इसको या फिर इसको बोलेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। तो आपके ये 2 प्रकार के फैक्टर्स हैं जो कि परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट रहेगा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश, और सेकंड रहेगा इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट या आवरण प्रभाव या आवरण नियतांक। इसके अंदर देखें आप, तो पहले हम इन दोनों का पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आवर्त में किस प्रकार से चेंज होगा। तो इसमें लिखेंगे हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद नीचे एक बार अलग से नोट लगा के 2 लिख लेना इसके अंदर। तो उसमें आप क्या लिखोगे, किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या को मुख्य रूप से निम्न 2 कारक प्रभावित करते हैं। किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या को मुख्य रूप से निम्न 2 कारक हैं वो प्रभावित करेंगे। फर्स्ट रहेगा प्रभावी नाभिकीय आवेश और सेकंड रहेगा इसके अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, सील्डिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। सील्डिंग इफेक्ट, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं परिरक्षण प्रभाव। दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रहेगा अपना इसके अंदर जड़ इफेक्टिव, या फिर इसको हम बोलेंगे फुल फॉर्म रहेगी इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हिंदी में बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसमें लिखा जाएगा कि ये एक प्रकार का
अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब अट्रैक्शन फोर्स है, इसका मतलब ये दो अलग अलग चार्ज वाले जो न्यूक्लियाई हैं उसके बीच में रहेगा। ये अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा एक प्रकार का। अट्रैक्शन फोर्स के अंदर देखो आप किस प्रकार से होता है, किसी भी परमाणु में नाभिक में जो प्रोटॉन होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे रहेगा नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव विपरीत आवेश अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। अपोजिट चार्ज है उसके बीच में क्या रहता है, अट्रैक्शन रहेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये नाभिक में जो प्रोटॉन है वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को जो विपरीत आवेश वाले हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित कर रहा है, इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन फोर्स है वो कह देंगे। तो इसमें आएगा आपके सबसे पहले ये आएगा, ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता ही उस प्रोटॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। एक बार और सुन लो, कि किसी परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन द्वारा परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाती है। ये एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है, ये हमने पढ़ ही लिया था। उसके बाद इसके अंदर आता है कि इसके कारण से हो गया क्या, ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रोटॉन जितनी ज्यादा संख्या में होंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही अधिक होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। पहले साइज जितनी थी, आकर्षण करने के बाद में ये बाह्यतम कोश है यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, आकर्षण होने के बाद में यहाँ आ गया। तो ये देखो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। पहले ये थी परमाणु त्रिज्या, आकर्षण के बाद में कक्षक जब अंदर की तरफ आ जाएगा कोश तो त्रिज्या ये हो जाएगी, तो त्रिज्या क्या होगी, छोटी होगी। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो एटॉमिक रेडियस के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती। यानी परमाणु में नाभिक में प्रोटॉन जितनी ज्यादा संख्या में होंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ज्यादा होगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा परमाणु की त्रिज्या उतनी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, या परमाणु का आकार भी उतना ही क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड है परिरक्षण प्रभाव, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको कल फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है।